क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 12th के बच्चे। मैं देखता हूँ वीडियो, ना किसी कोई कमेंट्स आता है, ना कोई कभी कोई प्रश्न करता है, ऐसा ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, पछतावा तब होगा जब रिजल्ट बिगड़ जाएगा, तब पछताएंगे। पछतावा अभी कर लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए। क्योंकि इंटर बाद आपको जॉब करना है, 18+ हो जाएंगे तो आपका जॉब करना। आप फार्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, यूपीपी का, लेखपाल का, वीडियो का, सभी फार्म भरेंगे, वहाँ भी ये हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से जो होता है, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 24 फरवरी को आपका पेपर बहुत नज़दीक है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं। और उसी कड़ी में मैं, जैसे पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया मुहावरे, तो उसी प्रकार से अब लोकोक्ति, सामान्य हिंदी क्लास 12th के बच्चों को लोकोक्ति, लोकोक्तियां उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। लोकोक्ति आता है लोक में कही गई उक्तियां, जो संसार में कहे हुए कथन हैं, जो एक सत्य घटना पर आधारित होते हैं, उसे लोकोक्ति कहते हैं। कैसे? इसका लोकोक्ति का अर्थ आता है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, तो वाक्य प्रयोग करेंगे मुहावरे की ही तरह करेंगे। अब वाक्य प्रयोग करें तो वाक्य प्रयोग में लोकोक्ति आनी चाहिए, ना कि उसका अर्थ। ठीक है? तो कैसे करा? अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसका अर्थ है शारीरिक शक्ति के अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसका अर्थ है शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है ना? शरीर चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन बुद्धि से काम लिया जाए तो ही बड़े बड़े पहलवानों को भी बुद्धि से ही हराया जाता है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। जिस प्रकार से ढोल होता है, ढोल अंदर बिल्कुल खोखला होता है और वो बोलता है बजाने से। घड़ा वही छलकता है जो खाली होता है, जो बुद्धि से भरा होता है, जो ज्ञान से भरा होता है, वो ज्यादा कभी नहीं बोलता है। तो इसका है अधचल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ। अर्थ क्या है? अपने हाथ से किया गया कार्य विश्वसनीय होता है। अपने हाथ से अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ है अपने हाथ से किया गया कार्य विश्वसनीय होता है। आप अपने से जो कार्य करेंगे वो अत्यधिक अच्छा ही होगा, और दूसरे के भरोसे करेंगे तो कार्य कभी अच्छा नहीं होगा। अपनी करनी पार उतरनी, अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपनी करनी पार उतरनी, आप अपने जैसे कर्म करेंगे, उस कर्म का बुरा फल आपको भोगना ही है। आप अगर बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का पेड़ ही मिलेगा, आम का पेड़ नहीं मिलेगा। तो जैसे कर्म वैसे फल, अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात इसका अर्थ है जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुणों के न होने पर भी गुणवान जैसा होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, कहता है गुणों के न होने पर भी गुणवान जैसा होना, अर्थात उसके गुण नहीं है फिर भी गुणवान है। जैसे आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोड़ लेना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोड़ लेना, जानबूझकर विपत्ति से टकराना,
जानबूझकर विपत्ति को पास आना। अब बैल जा रहा हो, सांड जा रहा हो, हाथी जा रहा हो, आप उससे कहे आ मुझे मार, तो जानबूझ करके मुसीबत ले रहे हैं। आगे कुआं पीछे खाई, विपत्ति से बचना का कोई मार्ग समझ में ना आना, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग समझ में ना आना। तो आगे कुआं पीछे खाई, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग समझ में आना, अर्थात मुसीबत आ जाए तो कहीं भी चारों दिशाओं में भाग जाइए, कहीं भी आपको सहारा शरण मिलने वाला ना हो। तो इसका मतलब है आगे कुआं पीछे खाई। अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई जिम्मेदारी ही ना होना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई जिम्मेदारी ही ना होना। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं, ये बिल्कुल उनके ऊपर बैठता है, आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई जिम्मेदारी ही नहीं उन्हें, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर पर परीक्षा चढ़ी हुई है, ये कोई पढ़ाई नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, माँ बाप सब कुछ जाने। तो भैया वही होगा कि जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, अपने प्रति जिम्मेदार नहीं बनेगा, वही होगा आगे नाथ न पीछे पगहा, अजह के जीव कर रोइहे गदहा। कि भैया आप जाने हो। आगे आम के आम गुठलियों के दाम, कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ उठाना, दोहरा लाभ मिलना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ उठाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे विष्णु का हरि का भजन करने और ओटन लगे कपास, कपास ढूंढने लगे। कहने का अर्थ क्या है लोकोक्ति का? किसी महान कार्य का लक्ष्य बनाकर निम्न स्तर का काम करना, किसी महान कार्य का, बड़े कार्य का लक्ष्य बनाकर, उद्देश्य बनाकर, एम बनाकर निम्न स्तर का काम करना। जैसे इलाहाबाद आए तो बहुत से तैयारी करने और बहुत से सिटी में जाते, कानपुर इलाहाबाद गए, कहीं भी गए कि हम जा रहे हैं भैया आईपीएस की तैयारी करने, और फिर पता चले वो होमगार्ड की तैयारी करें, होमगार्ड का फार्म भर रहे हैं, चले आईएएस बनने रेलवे में, लास्ट में ग्रुप डी रेलवे में फार्म भर दे रहे हैं। तो वही है ये, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी महान कार्य का लक्ष्य बनाकर निम्न स्तर का काम करना। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वाले पर आरोप लगाना। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी जो कमी है खुद नहीं देख रहा है, जबकि उसे जो बता रहा है वो कमी, उसको खुद वो डांट रहा है दूसरे को। एक और एक 11 होना, मतलब एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, एक और एक 11 होना, अर्थात हमेशा मिलजुल करके रहना। एक कहानी बताता हूं मिलजुल करके रहने का है। एक 5 भाई थे और जब उसके पिताजी बूढ़े हो गए तो उन्हें लगा पिताजी कब मर जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता के पास गए और पिता से कहा पिताजी हमें संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, घर द्वार खेत खलिहान जो भी है उसका बंटवारा कर दीजिए। तो पिताजी चाहते थे तो पांचों भाई मिल करके रहे, लेकिन सभी भाई अलग अलग रहना चाहते थे। तो पिताजी ने सभी को एक एक लकड़ी लाने के लिए कहा, तो सभी लोग एक एक लकड़ी लेके गए और पिताजी ने कहा इसको तोड़िए, तो सभी लोगों ने तोड़ दिया। फिर जो क्या हुआ, उस लकड़ी का पिताजी ने एक बंडल बना दिया, उस बंडल को बना करके सभी को बांध करके और क्रम से एक एक को देते गए, अब इसे तोड़ के दिखाइए। वो समझ गए कि एकता में शक्ति होती है, इसे मिलजुल करके रहना चाहिए, अर्थात एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होती है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब अवगुणी में और अवगुणों का आ जाना, अवगुणी में और अवगुणों का आ जाना। कहते एक तो करेला तो दूसरा नीम चढ़ा, करेला तो कड़वा होता है, करेला सब्जी खाए होंगे, करेला कड़वा होता है, और उसके बाद नीम चढ़ा, वो नीम में चढ़ा है और नीम भी कड़वी होती है। तो कहने का मतलब अवगुणी, उसमें अवगुण तो हैं और कहना अवगुणों में को आ जाना और उसमें और अवगुण आ गए। तो इस प्रकार से एक तो करेला और दूसरों में नीम चढ़ा।
ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत बालू की भीत मतलब ओछे माने छोटे व्यक्ति का, प्रीत मतलब प्रेम। अब बालू की भीत, बालू की भीत मतलब होता है दीवार। मतलब क्या होता है, छोटे व्यक्ति का जो प्रेम होता है बालू की दीवार की तरह होता है। बालू की दीवार का कोई भरोसा नहीं है, अस्थाई है, तुरंत गिर जाएगी। कहते हैं नीच व्यक्ति, ओछा माने नीच, नीच व्यक्ति का स्नेह अर्थात प्रेम रेत की दीवार की तरह अस्थाई होता है। आप नीच व्यक्ति के साथ संगति करेंगे तो वो आपका स्नेह बहुत बेकार हो जाएगा, आपके प्रति स्नेह जो हो जाएगा बालू की दीवार की तरह होगा। जैसे एक कहावत है कि कुत्ता चाहे प्यार से चाटे या स्नेह से चाटे, उसे दोनों तरफ ही हानि ही होना है। उसी प्रकार से अगर कोई नीच व्यक्ति है, कोई धोखेबाज व्यक्ति है, अगर उससे प्रेम करते हैं और उससे दुश्मनी करते हैं तो दोनों तरह से ही आपको हानि होनी है। काटे चाटे स्वानते दुहु भात विपरीत। तो कुत्ता चाहे चाटे चाहे काटे, दोनों तरह से उल्टा परिणाम मिलेगा। उसी प्रकार नीच व्यक्ति की जो संगति होती है वो भी अच्छी चाहे करें या खराब करें, अगर वो नीच है, अंदर से दुष्ट है, हृदय से दुष्ट है, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ओछे की प्रीत बालू की भीत, नीच व्यक्ति का स्नेह रेत की दीवार की तरह होता है। अगला है का बरसा जब कृषि सुखानी। और का वर्षा जब कृषि सुखानी अर्थात बारिश होने से क्या फायदा जब फसल सूख जाए। मतलब अवसर निकल जाने पर कोशिश करने से क्या लाभ। अवसर निकल जाने पर कोशिश करने से क्या लाभ। अवसर निकल जाए अब फिर आप मेहनत करें तो कोई मतलब नहीं है। अर्थात खेत की फसल सूख जाए और फिर उसमें पानी लगाएं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे का जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है अगर वो मर जाए और फिर अमृत का तालाब खुदवा दिया जाए, उसको अमृत दिया जाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पानी के मारे प्यास के मारे वो मर गया। अब अमृत पिलाने से क्या फायदा है, अमृत का तालाब खुदवाने से क्या फायदा है। उसी प्रकार से का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो अवसर निकल जाने पर कोशिश करने से क्या लाभ होता है। इसीलिए बार बार कहता हूं अभी अवसर है, कोशिश कर लीजिए, आपका पेपर बहुत नजदीक है। और आज 3 तारीख हो गई, 3 फरवरी हो गई और 24 फरवरी को आपका पेपर है, बहुत नज़दीक है। अब 20 दिन ही लगभग बचे हैं और 20 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे इंटर के बच्चों को। इसलिए सभी सब्जेक्ट बराबर 100 नंबर के होते हैं, रिजल्ट सभी से बनता है। इसलिए कोशिश करिए, नहीं तो यही हाल होगा ये लोकोक्ति का। आगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया कहने का मतलब है अधिक परिश्रम करने पर भी इच्छानुसार फल न मिलना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब अधिक मेहनत करने पर इच्छानुसार फल न मिलना। कभी कभी होता है आप मेहनत बहुत किए हैं लेकिन रिजल्ट का परिणाम इच्छानुसार नहीं होता है। तो आप इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आपका परिणाम बहुत अच्छा हो। तो बहुत से और भी लोकोक्तियां हैं, उनके अर्थ हैं, तो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता, मैंने समझा दिया कैसे करना है। तो आप किताब से और भी एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जिससे कोई छूटने ना पाए। जैसे और मैं कुछ बता दे रहा हूँ ऐसे लिख करके, जैसे है कि यहाँ पर बताया गया घर का भेदी लंका ढावे। घर का भेदी लंका ढावे कहने का मतलब है विश्वासघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है। घर का भेदी लंका ढावे, विश्वासघाती, जो विश्वासघाती, विश्वास पर आपको चोट दे, आपको धोखा दे, वो आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, वो विनाश का कारण होता है। जिस प्रकार से रावण को धोखा विभीषण ने दिया है, वही है कि घर का भेदी लंका ढावे। और जैसे एग्जांपल है चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी का व्यवहार उसका दोष प्रकट कर देता है। कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है उसका व्यवहार ही आपको प्रकट कर देगा, वो बता देगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है।
ढाक के वही तीन पात, कोई निष्कर्ष न निकलना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जिसका कहीं ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जिसका कोई कहीं ठिकाना न होना। तो कहने का मतलब ये है, रिजल्ट आपका बिगड़ जाएगा, तो आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वही धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के और न घाट के, न घर के न गांव के न रिश्तेदार के, कहीं के नहीं रहोगे। हर जगह आपकी बुराई ही होगी। आगे है, नौ नगद न 13 उधार। नगद का नौ नगद न 13 उधार। नगद का विक्रय कम होना भी उधार से अधिक विक्रय से तो अच्छा है। नौ नगद न 13 उधार, अर्थात कोई चीज है वो कम रेट में बिके लेकिन सही है, नगद मिले, पैसा उसका तुरंत मिल जाए। आप बढ़ा चढ़ा के बेचे और बाद में पैसा मिले तो ये अच्छा नहीं है। नौ नगद न 13 उधार, नगद का विक्रय कम होना भी उधार से अधिक है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझता। जो मूर्ख व्यक्ति है वो गुणों के महत्व को नहीं समझता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भारी गगरिया चुपके जाए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो गंभीर होता है। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में और भी एग्जाम्पल हैं। सारे एग्जाम्पल लिखना यहाँ पर संभव नहीं है, मैं उदाहरण के तौर पर इतने बता दिया। अब फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है, 90% पूर्ण विश्वास है कि यहीं से एग्जाम्पल फंस जाएगा। 4 एग्जाम्पल आते हैं, 2 मुहावरे 2 लोकोक्तियां, और उनमें से निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे और किसी एक लोकोक्ति का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे। इसके बाद मैं एक नया टॉपिक ग्रामर में लेके आऊंगा, सूक्ष्म शब्दों में अंतर। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करते रहें। यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।